वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। तो आज चर्चाएं खास होगी, तो क्योंकि आज मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण जोगराज जी हैं और जो हमारा आज टॉपिक का हेडिंग रहेगा वो रहेगा नेविगेशन बाय इंडिया इन प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ हाई रिस्क डिप्लोमेसी इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा हम जाएंगे पीछे। जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक टैरिफ जो बार पर्टिकुलर इंडिया के अगेंस्ट, बाकी कंट्रीज भी होगा लेकिन वी आर कंसर्न विद इंडिया, इंडिया के साथ पता नहीं क्या है उनको। कभी वो 25 जो कहते हैं परसेंट में टैरिफ लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं पेनल्टी भी लगाऊंगा और फाइनली उन्होंने कहा 50% जो भी टैरिफ लगाऊंगा। तो उससे क्या होता है कि जो इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है और उसका एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट यहाँ पे है और इसका जो और वर्कफोर्स है यहाँ पे, तो हम कैसे ये चीजें बर्दाश्त करते। तो नेचुरली डिप्लोमेसी जो भी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उसमें कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं। तो अभी जो इसके साथ मैं जोड़ता हूं, हमने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया इसकी, जो भी उन्होंने थ्रेड दिया या लागू किया, तो हम चुप रहे, खामोश रहे। लेकिन एक ओकेजन वाला, 1 जुलाई में जो फॉरेन मिनिस्टर्स, जो एक एससीओ की, जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी जुलाई में फॉरेन मिनिस्टर की, और उसके बाद रिसेंटली जो 31 अगस्त से 1 दिसंबर तक वहां पे जो एक मीट हुई है जिसमें हेड्स ऑफ स्टेट्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और नरेंद्र भाई मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही आल्सो अटेंडेड दैट। तो उससे क्या हुआ क्या नहीं है, तो क्या इस वक्त वर्ड्स में ये हो और हमें कैसे नेविगेट करना है, कैसे हमें ये हाई रिस्क जो डिप्लोमेसी बनी हुई है, इसके बारे में तो मैं डॉक्टर साहब को बोल करूंगा। पहले डॉक्टर साहब, जो मैंने बातें की, तो यही देखना है कि इस वक्त हमें फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे, खासकर जो डिप्लोमेसी है। और ये भी मैंने डॉक्टर साहब थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा आपको, हम ये नहीं चाहते कि यूएस को मतलब कि एक अलग समझेंगे कि यूएस हम पे ज्यादा तशद्दुद कर रहा है, बाई एक बार है, तो हम इग्नोर करेंगे कि चाइना ऐसा नहीं कर सकता। तो हमें बैलेंस रखना है और जो हाई रिस्क डिप्लोमेसी इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशन है, इसमें से कैसे नेविगेट और अपना जहाज जो है कैसे आगे ले जाना है। तो आप बताइए कैसे इसको। जज साहब, शुक्रिया बड़ा बड़ा। जैसे आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दी है, आज के टॉपिक है कानूनी चर्चा का, तो मैं आगे बढ़ाते उस बात को कहूँगा कि ये जो टैरिफ वॉर स्टार्ट हुई थी 2025 में, तो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन जो था या सबसे बड़ा कंपटीटर मान सकते हैं दुनिया में, वो था चाइना। तो अमेरिका ने टैरिफ वॉर स्टार्ट किया चाइना के साथ। पहले 25% लगाया, उसने 50 लगाया, 50 लगाया। अमेरिका ने 125 लगाया, चाइना ने 125 लगाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि चाइना तो अमेरिका से डरा नहीं। रीजन इज ऑब्वियस, उसने अपने अल्टरनेटिव मार्केट और अफ्रीका में ढूंढ लिए, साउथ अमेरिका में ढूंढ लिए। उसको अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट अमेरिका को ही काफी स्पेयर पार्ट चाइना से आते हैं। तो क्या होता है कि कारण यही था कि 30 ट्रिलियन इकॉनमी अमेरिका की है, 20 ट्रिलियन इकॉनमी चाइना की है। तो दो लीडिंग वर्ल्ड के हैं जो पावर हाउसेज हैं। तो चाइना ने जवाब दे दिया। अब क्या हुआ कि बौखलाया हुआ अमेरिका ने क्या किया, अब जाके निशाना बनाया इंडिया को। इंडिया को क्यों निशाना बनाया गया? क्योंकि चाइना ने सारा जो एग्रीकल्चर का, ट्रेड का, डेयरी का सारा अपना ट्रेड अमेरिका से बंद कर दिया। अब ट्रंप साहब को दिखा कि सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री या बराबर पॉपुलेटेड 145 करोड़ इंडिया में है, इंडिया में उनकी जो सारी जो है ट्रेड है, पैसा कमाना वो इंडिया से ही कमा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने इंडिया को डराने की मुहिम स्टार्ट की। क्या डराया उन्होंने? इंडिया को 7 अगस्त को 25% टैरिफ लगा दिया। ठीक है, सोचा इंडिया डर जाएगा। उसके बाद और 27 अगस्त को 50% कर दिया। जब 50% कर दिया, बहाना क्या लगाया उन्होंने? बहाना ये लगाया
आप भाई रशिया से तेल का एक्सपोर्ट ले रहे हैं, और भी बड़े इंपोर्ट आपने कर लिए हैं रशिया से, हालांकि, और आपका 50% तक इंपोर्ट रशिया से हो चुका है। हालांकि ये बहाना ही था, क्योंकि ट्रंप को भी पता है कि इंडिया से ज्यादा ऑयल जो है वो यूरोपियन कंट्रीज उससे ले रहे हैं, चाइना से। दूसरा दूसरा बहाना जो था, बहाना नहीं था, ये सच्चाई थी कि आप ब्रिक्स से दूर हो जाओ। तो ट्रंप का कि आप ब्रिक्स नेशन, उनको पता है इंडिया एक ग्लोबल लीडर है ब्रिक्स में, तो इंडिया, और वहां पर ये डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, तो टैरिफ लगाने का एक और था डराना धमकाना कि आप ब्रिक्स से दूर हो जाओ। तीसरा जो असली बहाना था, वो जो मैंने बात की, वो था कि अपनी जो मार्केट है इंडिया की ओपन कर दो, एग्रीकल्चरल मार्केट है, और बाकी मार्केट अमेरिका के लिए। वो कैसे हो सकता है? यहां पर इंडिया की सोवरेंटी को खतरा है। एक तरफ अमेरिका का के 25,000 डेयरी फार्म हैं और भारत के 8 करोड़ किसान हैं, तो किसी भी सूरत में भारत अपने किसानों का नुकसान नहीं होने देने वाला। और इंडिया ने उनके टैरिफ का मुंह तोड़ जवाब दिया, कोई रिस्पांस नहीं किया, और इंडिया ने और अमेरिका को अपना ही नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि हर चीज अमेरिका में महंगी हो गई। अब उसके बाद सबसे बड़ा इंडिया को थोड़ा बहुत नुकसान किसमें हुआ? लेदर फैक्ट्री इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल्स में, और फार्मास्यूटिकल्स में हालांकि नहीं था कोई भी टैरिफ। और इसके बाद जेम्स से ज्वेलरी है, जो अमेरिका यहाँ पे डिपेंडेंट था। तो आज आके इंडिया ने यही बोला कि हम लोग इस टैरिफ को अनफेयर मानते हैं, इसको अनजस्टिफाइड मानते हैं, और इसको अनरीजनेबल मानते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया की अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, और हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है किसी भी हालत में। तो ये रहती पृष्ठभूमि आज के हमारी कानूनी चर्चा की। तो ये चर्चा खास में आगे मैं जोड़ूंगा जो आपने बातें कही हैं, जी बिल्कुल, ये सच्चाई है। देखिए क्या होता है कि जब किसी पे कोई आन पड़ती है, तो जैसे यूएस ने हमें सिखाया, तो हमारा अभी ये है कि हम नई मार्केट तलाश करें, खोजें। और देखिए दो बातें हैं, आपने दो बातें की। एक तो इकोनॉमिक जो कि डोमिनेंस रखे यूएस चाहता था, तो उसका बहाना था कि एक तो इकोनॉमिक डायमेंशन, मेरा एक मार्केट बने, इंडिया मेरे पे डिपेंडेंट रहे इकोनॉमिकली, और दूसरा उसका ये भी था कि भाई ये ब्रिक्स में नहीं जाए। ये डिप्लोमेटिक जो था अलाइन कर रहा था, क्योंकि हम चाहते हैं, इंडिया चाहता है कि मल्टीपोलर ये जो भी डिप्लोमेटिक अफेयर्स हैं, जहाँ इकोनॉमी भी हम चाहेंगे और डिफेंस भी चाहेंगे, ये तीनों चीजें जो हैं, ये एक स्ट्रेटेजिक, अगर इंडिया को अपना अब जो आपने कहा वर्ल्ड लीडर बनना है, जहाँ अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को, सॉवरेनिटी को इंटेग्रेट रखना है। चलो वर्ल्ड लीडर की तो अलग मसला है, तो हमें रखना है, तो सबसे पहले है अपनी इकोनॉमी की इंडिपेंडेंट करना पड़ेगी, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। और देखिए मैं जो आपने कहा ना कि वहां पे जो इन्फ्लेशन हुई, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं बर्दाश्त करता अब जो लिबरलाइजेशन हुई, क्योंकि हमें भी 91 से पहले हमारी भी क्लोज इकोनॉमी थी, लिबरलाइजेशन नहीं हुई थी, तो कितना क्या था हमारे पास। आज हमारी इकोनॉमी, तो अगर ये मुझे नहीं करता कि यूएस अफोर्ड कर सकता है क्लोज इकोनॉमी रख के। चाइना छोड़ गया, एक कितनी बड़ी मार्केट है, उसकी पॉपुलेशन इक्वल टू इंडिया है, और ये बहुत, अगर मैं ये कहता हूं जैसे हमने अडॉप्ट किया, जैसे अभी शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो अभी समिट हुआ रिसेंट, जो 31 से 1 सितंबर तक, उसमें यही था कि कोऑपरेट करेगा, और हम ईस्ट और एशियन कंट्रीज जो हैं, यूरेशिया ठीक है, हम यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जैसे, जो वो भी साथ आ रही हैं, लेकिन ये जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन रहेगी। और मुझे लगता है इस वक्त जो पहले हमने बात की थी, आपको याद होगा कि अभी थर्ड वार का बहुत कम चांस खत्म नहीं है, और टैरिफ वार है, यही इकोनॉमिक जो कैपिटल की बात है ना, तो इसमें इंडिया को देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जापान गया पहले, और जापान के साथ अच्छा, और जापान भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और खासकर मैन्युफैक्चरिंग हब है, टेक्नोलॉजी है, स्किल वहां से है। तो टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं कि हम ज्यादा जो भी अपने इंडिपेंडेंट जो कैसे भी है
जो एससीओ में जो हमारी इस वक्त प्रेजेंस थी रशिया के साथ और चाइना के साथ, जो तीन मूर्ति जो बने थे ना वहां पे, इससे यूएस काफी डाउन हुआ है और उसने कहा मैंने दो दोस्त खो दिए हैं, रशिया और इंडिया। तो फिर आगे आप बताइए कि जो मैंने अभी ऐड की बात, हाँ, इससे आगे चले आप। जज साहब अब हम चल पड़ते हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वहां क्या क्या हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। श्रोताओं, अब हम चलेंगे एससीओ समिट की, लेकिन एससीओ समिट से पहले हमारे प्रधानमंत्री जापान गए। वहां पर इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप के ऊपर काफी रीइंफोर्समेंट हुई, मजबूती हुई और स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है मेंटेन किया जापान के साथ। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री अटेंड करते हैं। 7 साल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री चले जाते हैं चाइना में एससीओ समिट अटेंड करने, वहां उनका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम को थोड़ा इग्नोर किया जाता है इस मीटिंग में। लेकिन इस मीटिंग का फायदा क्या होता है? भारत और चाइना के बीच में बड़ा जो एक शीत युद्ध चल रहा था वो खत्म होने की कगार पर आ चुका है। और क्या हुआ, हम लोगों हमारी रिवाइव क्या हुआ, चाइना और इंडिया ने मिलकर डिसाइड किया कि कैलाश मानसरोवर जो पिलग्रिमेज है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा था कि इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट जो थी चाइना की वो स्टार्ट हो गई है, जो कि कोविड के दौरान बंद कर दी गई थी। और तीसरा था इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर रिलेशंस थे और बॉर्डर में जो नीचे झपटें होती थी उसके ऊपर टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और उस पर कोशिश की गई और बातचीत हुई भी, हम लोग आगे से अपना जो बॉर्डर का डिस्प्यूट बड़ी फ्रेंडली रिलेशंस के साथ हल करेंगे। और समिट का अल्टीमेटली क्या नतीजा निकला? चाइना, इंडिया और रशिया एक नया अलायंस बन गया। नया अलायंस बन गया RIC, रशिया, इंडिया, चाइना का नया अलायंस बन गया और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ ये पूरा वर्ल्ड झुक गया। और इंडिया भी ऑलरेडी नॉन अलाइंड था, तो इंडिया के वो पोजीशन में उसको मदद मिली। और दूसरा था कि एक नया एससीओ डेवलपमेंट बैंक की बात की गई है, नया एससीओ डेवलपमेंट बैंक जो कि इन नेशंस के एससीओ नेशंस को फायदा देगा। और तीसरा था वेस्टर्न पॉलिसीज की काफी निंदा की गई और उनका जो दुनिया पे दबदबा था उनको खत्म करने की बात की गई। और ब्रिक्स सम्मेलन के बाद क्या होता है, भारतीय प्रधानमंत्री तो आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर और उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो पूरा 6-7 दिन और उधर रहते हैं और उनके साथ बैठ के कोई खिचड़ी पकाते हैं, अपनी डिफेंस डील को और बढ़ाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो और उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नो डाउट हमारे रिश्ते अच्छे हुए हैं चाइना से, लेकिन हमने भी मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहना है, चाइना को भी ऊपर उठने नहीं देना, चाइना को भी हमने ये नहीं कहना भी आप अमेरिका से सुपर पावर हो। हम लोगों की कोशिश रहनी चाहिए कि रशिया तो हमारा पुराना मित्र है, उसको छोड़ दो साइड पे। तो चाइना और अमेरिका को हमने बराबर का रिलेशन दूरी बना के रखनी है। और रशिया, इंडिया जो है कि यूएसए जो है, इंडिया यूएसए का पुराना क्लाइंट है, तो हम लोगों ने उनके साथ भी रिश्ते बिगाड़ने नहीं हैं। तो अल्टीमेटली ये थी एससीओ समिट और इसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान, अब जैसा आगे बताएं इसके बारे में। बिल्कुल आपने जो कहा, जो हमारे पास ये ट्रेडिशनल जो देखिए चाइना उसकी मुझे लगता है जो भी ज्यादा उसकी होती है ट्रेड, बिजनेस और कॉमर्स पे जो कंसंट्रेट करता है। तो अभी रिसेंटली हमने जो ट्रेडिशनल रूट्स थे हमारे लिपुलेख और नथुला जो पास थे, उस पे जो बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। जैसे आपकी बात में बीच में रुको, आपने लिपुलेख की बात की। कल ही मैं न्यूज सुन रहा था कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने बात की शी जिनपिंग से, भाई आप लिपुलेख में हमारी मदद करो। उसने कहा ना भाई मेरा कोई लेना देना नहीं, ये आपका बायलैटरल इश्यू है, सॉल्व करो। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को बड़ी उम्मीद थी, उसने पूरा इनकार कर दिया। ये पता चलता कैसे एससीओ समिट के बाद रुख बदल गए हैं चाइना के। मैं ना इसी बात को, मैं अभी आपने छेड़ा है ना इसको, मैं तो सिर्फ ट्रेड तक जा रहा था। देखिए क्या होता है कि आदमी एक तीर से 4-5 निशाने कर जाएंगे। इंडिया ने क्या किया कि लिपुलेख, काला पानी, जो उधर वो अपनी पार्लियामेंट में बातें करते हैं नेपाल, जब दूसरा कहता है कि हम टेरिटोरियल मैप भी चेंज करता है, नेपाल भी शंघाई के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो गया, ट्राई कर रहा था इंडिया को। उन्होंने क्या किया, ट्रेड का बहाना करके कि हम ट्रेडिशनल रूट है, इंडिजिनस जो हमारे ये पुराने रूट्स हैं और ये हजारों सालों से चल रहे हैं,
ये आप कैसे भी कहते हो, सिल्क रूट का भी पार्ट कह सकते हो, लिपो लेक, और इस पे काफी ट्रेड होता है, जो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इसमें काफी, और जो हम ये उत्तराखंड से, ये एक नई चीज, और नेपाल को भी इससे सबक आ गई। तो ये आस्ता आस्ता, लेकिन जो डॉक्टर साहब आपने कहा ना, मैं भाई बिल्कुल आपसे मुतफिक हूं कि भाई देखिए, हमें ये मत समझना चाहिए इंडिया के, एक बात मैं सुन रहा था पिछले, कि भाई देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ फॉरेन मिनिस्टर नहीं गया। तो यार क्या बात करते हो आप, एक और अपनी एक आइडेंटिटी रहने दो। देखिए मीटिंग थी एससीओ की, और वहां स्टेट हेड्स जाने थे, उनकी काउंसिल की मीटिंग थी, तो पहले जुलाई में फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो चुकी है, तो जापान में नहीं गया वो यार। वो जो फॉरेन जो मिनिस्टर है उसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, प्राइम मिनिस्टर की अपनी आइडेंटिटी है, तो हम क्यों एक दूसरे की, और ये छोटी बातें करके एक कन्फ्लिक्ट था जो एक जहाँ पे इंडिया में जो पॉलिटिकल लोग करते हैं, जब दूसरे लोग करते हैं, मुझे लगता है ये ठीक है। हमें एक, जब हम फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं डॉक्टर, तो हमें एक समझना चाहिए हर एक को, जो स्टेट हो दैट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे बात करे। तो आपने ये एक और बात की जी, मुझे अभी ब्रिक्स की बात की आपने, तो ब्रिक्स का देखिए, ब्रिक्स बगैर इंडिया के नहीं ग्रो कर सकता। एक आपने कहा बैंक की बात की, जो आपने कहा एससीओ अपना इक्वल कोऑपरेशन है, इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात जहां पे कर, क्योंकि बैंक हमारा एशियन बैंक डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी, लेकिन वो क्या है, वो यूएस, चाहे जापान के ज्यादा स्टेक्स हैं उसमें, लेकिन वो रेगुलेट या इन्फ्लुएंस वहां पर किसका है, यूएस का है। हम चाहते हैं कि जहां से भी इंडिया को जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन मिलती है, जहां ग्रोथ होती है, जहां पे भी, और जो आपने कहा मल्टीपोलर, हम ना हक चाइना के हैं, ना हम यूएस के हैं, हाँ रशिया हमारा चलेगा, और हर, तो हम ये चाहते हैं डॉक्टर साहब कि जो आपने कहा, मैं बिल्कुल तायद करता हूं कि हमें ये भी जो संभल के, इस वक्त हाई रिस्क हैं चाइना के साथ भी, क्योंकि पाकिस्तान भी है उसके साथ, बहुत हमारे इंटरेस्ट, हम भी बात करेंगे आगे, थोड़ी और आगे बढ़ाएंगे। तो डॉक्टर साहब आप बताएं, फिर मैं दोबारा वापस करूंगा। हाँ, जैसा आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाता कहूंगा कि 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की 80th मीटिंग होने जा रही है, जनरल डिबेट होने जा रही है। और श्रोताओं आपको बताऊं, हमारे प्रधानमंत्री उस यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में अटेंड नहीं कर रहे हैं, और जनरल असेंबली को वो एड्रेस नहीं करेंगे। ऑन हिज बिहाफ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो कि काफी कॉम्पिटेंट हैं, एस जयशंकर, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ये इनडायरेक्ट तरीका है बताने का अमेरिका को, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, और जो ये भी एक टैक्टिकल वॉर है, इसको यूरोपियन कंट्रीज का भी। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाते कहूंगा कि पिछले 3-4 दिन में कैसी हाई स्टेक डिप्लोमेसी हुई और कैसे वर्बल वार हुई इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की वजह के बीच में। ये शुरुआत होती है 3 दिन पहले, जब ट्रंप साहब कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना, यानी कि उनका कहना है डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना बहुत चालाक कंट्री है, उनके हवाले हमने कर दिया। जब ये स्टेटमेंट आती है, उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि मीडिया में काफी हाईलाइट रही और इंडिया में काफी इसको नेगेटिव देखा गया। वो थे यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटकिन। हॉवर्ड लुटकिन क्या कहते हैं, बड़ी ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट कहती है। वो कहते हैं कि इंडिया विल हैव टू से सॉरी, इंडिया को अपोलोजाइज करना पड़ेगा कि हम लोगों ने अमेरिका की बात नहीं मानी, और इंडिया को मानना पड़ेगा कि हम लोग अमेरिका के बिगेस्ट क्लाइंट हैं। इंडिया को अपनी मार्केट जो है अमेरिका के लिए खोलनी पड़ेगी, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर मार्केट, और इंडिया को रशिया से इंपोर्ट बंद करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली टैरिफ का। अगर वो नहीं मानते हैं तो हमारे जो क्रशिंग 50% टैरिफ उनकी इकोनॉमी बर्बाद करेंगे, और 2 महीने के अंदर इंडिया नेगोशिएटिंग टेबल पे आता है। अब ये जो बड़ी ही एरोगेंट स्टेटमेंट ही दुनिया भर के, जो इवन चाइना के पीएम ने, सबने बोला कि यार ये तो स्टेटमेंट एक पब्लिक थ्रेट दे रहे हो आप इंडिया को, एक सॉवरेन नेशन है, और एक किस्म का इंडिया को ह्यूमिलेट करने की बात की गई और सॉवरेनिटी की बात की। और उसी दिन क्या होता है, बाई कौन सी डाटा आता है कि अमेरिका में जो
जो अनएम्प्लॉयमेंट है 4.3% हाईएस्ट हो जाती है। और शाम को ही जब ट्रंप को अपनी गलती का एहसास होता है या इनकी जो स्टेटमेंट का, वो एक नई स्टेटमेंट के साथ आते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है? ट्रंप साहब कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वी विल ऑलवेज बी गुड फ्रेंड्स, ही इज ए ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एंड नथिंग टू वरी अबाउट इंडिया यूएस टाइज। ये एक किस्म का डैमेज कंट्रोल है, ये डैमेज कंट्रोल है जो उसके उसने कहा, ब्यूरोक्रेट ने कहा। और जब से ये टैरिफ लगे हैं, टैरिफ पहली बार हमारे प्रधानमंत्री आज बोलते हैं कि वी रेसिप्रोकेट अमेरिका की विलिंगनेस एंड वी अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, बस ये लाइन बोलते हैं। और लेकिन क्या होता है, लेकिन उन्होंने जो करना था कर दिया। इसका मतलब है हम लोग अमेरिका से नहीं, हम लोग कर सकते हैं वो ज्यादा विश्वास, लेकिन हमें उनके साथ रिश्ते भी नहीं तोड़ने हैं। और इसका जवाब कौन देता है? हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं। शशि थरूर जी कहते हैं, देयर इज नथिंग टू से सॉरी अबाउट इंडिया, इंडिया एक सॉवरन नेशन है। इनको पता नहीं है, अमेरिका को पता नहीं है कि हम लोग जो तेल इंपोर्ट लेते हैं उससे ज्यादा यूरोपियन नेशन लेते हैं, और हम जो तेल वहां से आता है इंडिया आगे प्रोसेस करके बेचता है, वो तेल यूक्रेन भी खरीदता है। मतलब यूक्रेन भी यूरोपियन कंट्रीज खरीदती हैं। इंडिया से यूक्रेन भी लेता है तेल, वो वाला। और इसका मतलब है जो रशिया का तेल इंडिया से यूक्रेन, इसका मतलब यूरोप नेशन का और यूक्रेन का जो पैसा वही उनके खिलाफ यूज हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल स्टेटमेंट है, हम लोग इसको फॉलो करते हैं, इसको करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि एक कुछ दिनों की बात है, एक नए एम्बेसडर नियुक्त कर, सर्जियो गोर एक बड़े मॉडरेट किस्म के सॉफ्ट स्पोकन एम्बेसडर अमेरिका नियुक्त करता है इंडिया में, टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन इंडिया। मतलब कि डिप्लोमेसी चल रही थी। और इसके बाद 2 दिन पहले स्टेटमेंट आती है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर की, पीयूष गोयल जी की। वो कहते हैं कि हमारी अमेरिका से ट्रेड के रिलेटेड कंक्लूडिंग टॉक्स चल रही हैं, अंडरहैंड चल रही हैं, और 21 नवंबर वो कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन हम लोग किसी भी सूरत में अपने देश की पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर की कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या होता है, कल ही की बात है कि एक वहां के लॉबिस्ट हैं जो ट्रंप से काफी क्लोज है, जेसन मिलर, वो जाके ट्रंप से बातचीत करते हैं। ये बातचीत कब होती है? जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आती है। और सुना है खिचड़ी पक रही है, तो अंदर ही अंदर से ये जो वर्बल जंग का नतीजा निकल रहा है, तो ये वर्बल जंग भी बड़ी जरूरी थी, क्योंकि अमेरिका ने सोचा था कि भारत को दबा लेगा और भारत अपनी शर्तें मनवा लेगा। लेकिन ये जंग जो थी, भारत की सॉवरेंटी को खतरा था, और भारत कभी नहीं झुकेगा, ना झुकेगा। और अल्टीमेटली अब अमेरिका के जो सुर जो है बदल चुके हैं। वो लगता है कि अब वो उसको पता चल चुका है कि अमेरिका का अपना ही नुकसान हो रहा है, उनका जीडीपी गिर रही है, उनका डेफिसिट हो रहा है, उनके कंट्रीज में हर चीज महंगी हो गई है, इनफैक्ट उनकी कुर्सी भी खतरे में नजर आती है। तो इसलिए जब अब ये थी वर्बल बात, अब आप इसके बाद मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब जो आपने बात की ना, अगर हम इसको दूसरी एंगल से लें तो मुझे लगता है जो वहां के लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं या आम जनता है, ट्रंप को सीरियसली नहीं लेते हैं। क्योंकि ट्रंप ऐसे स्टेटमेंट देता है, कभी वो कुर्सी पकड़ के, जहां प्राइम मिनिस्टर के बैठा होता है हमारा इंडिया का, उसको पकड़ के बैठ जाता है, कभी थ्रेट देता है, कभी दोस्ती की बात करता है, कभी दुश्मनी की बात करता है, तो उसको कोई सीरियसली इतना नहीं लेता। लेकिन मैं ये आपने बात कही ना, जो पीयूष गोयल साहब की बात की आपने, जो कोई सॉफ्ट स्पोक्समैन जो आपने यहाँ पे रखा, यहाँ पे जो एक वो लाया एम्बेसडर, यहाँ पे जो है जो भी आपने बात की है, ये एक दर्शाता है कि बर्फ पिघल रही है। पिघल कैसे रही है, किसकी तरफ आ रही है? ये जो आइसबर्ग बनाया हुआ था ना, ये इंडिया की तरफ आया। देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक ही स्टेटमेंट दी जो आपने बात की। तो मुझे लगता है, क्योंकि यूएस को भी पता है कि जो उसकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इलॉन मस्क जो उसको एक जो उसकी इलेक्शन जिताने में काफी उसने रोल अदा किया। पिछले दिनों व्हाइट हाउस में एक डिनर ऑर्गेनाइज किया गया, ही हैज नॉट अटेंडेड। एप्पल का जो उन्होंने कहा कि ऐप बंद कर दो आप इंडिया में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इलॉन मस्क ने वो भी नहीं माना। तो कंपनी जो हैं, और जो इंडिपेंडेंट जो बात की गई, लेकिन हमें फिर भी केयरफुल रहना है। चाइना पे भी डिपेंडेंसी नहीं,
यूएस का, हाँ जहां हमें फायदा होगा रशिया से तेल लेना है, क्योंकि हमें इकोनॉमिक जो हमारे जो एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए हमें, हमें कहीं से भी होगा, और हमारा जो हित है, जो हमारा इंटरेस्ट है, वो तो बेनिफिशियल है। हम क्यों किसी के दबाव में, वो वाला मामला तो रहा नहीं है। इंडिया इज नॉट ए कॉलोनी। और यूएस जो आपने कहा कि कोई थ्रेट दे रहा है कि दोबारा टेबल पे आएंगे, ये हमारे नाक रगड़ेंगे, वो फॉरगेट इट नाउ, क्योंकि वो चले गए जमाने जो जब ये कॉलोनाइजेशन होती थी, जब ये डोमिनेंस होती थी। अब भी आने वाला वक्त आप देखिएगा, जो यूएस में भी जो जो डोमिनेंस थी यूएन में यूएस की, वो भी बदलेगी, और हम उस है कि हमें भी परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी, क्योंकि ये रशिया चाइना का और ये एससीओ का ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये एक यूएस जो था एक सुपर पावर, एलोन पावर, हम उसको भी नहीं मतलब कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि ये हमारी कॉस्ट पे इंडिया की कास्ट जो एससीओ के गार्ड में वो वर्ल्ड लीडर सैकड़े एक और सुपर पावर हम तैयार करें। वैसा इंडिया ने नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं करेगा। और मैं थोड़ा सा अभी इससे हट के डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा मैं आगे, क्योंकि अभी हमने इंटरनेशनल जो एससीओ ब्रिक्स की बात भी हो गई, नाटो भी समझो उसके साथ ही है। हम थोड़ा सा भी बात करेंगे कि जो आपने बात कही कि 2 दिन वहां पे रुका कौन, जो क्योंकि वी आर कंसर्न विद पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का जो भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर था और उसके साथ आर्मी चीफ होगा, जो भी वहाँ जो डेलीगेशन गया था उसके साथ। मैं ये कहूँगा कि देखिए, पहले जो आपने कहा वो रोड था, ज़्यादा कंसर्न क्या है, अभी यूएस ट्राई कर रहा है जो बलोचिस्तान में, हमने पहले ही बात की है कि वहाँ को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने कहा कि हम तेल निकालेंगे, गैस निकालेंगे, इंडिया भी पाकिस्तान से खरीदेगा, और जो एक वो गोल्ड माइन वो है, दूसरा है एक बातें हैं बलोचिस्तान। 30,000 आदमी जो इसके डिप्लॉय किए गए हैं चाइना के बलोचिस्तान में, जो ये कॉरिडोर है और जो वहां पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा सी पैक का जो है उसमें, और वो हाथ खड़े कर चुका है, तो उसकी जगह यूएस ले रहा है। आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये, और देखो हमारा पीओके और एक और हम उसके आगे अभी हम ये कंसेंट, तो आप थोड़ा बताएं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने कहा उधर रुके तंजानिया में रुके, तो सब जैसे आपने ठीक बोला कि जैसे ही ये समिट खत्म होता है 5 या 6 दिन उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और जबरदस्ती उनके गले मरते हैं, जबरदस्ती रुकते हैं। हालांकि उनको ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं था, लेकिन वो जब तक उनका जो फंक्शन था जो उन्होंने मनाया बाद में उसमें भी पार्टिसिपेट किया। बाद में इस दौरान उन्होंने बड़े ज्यादा उनकी नाक रगड़े और काफी ज्यादा दोबारा डिफेंस डील उनके साथ कर ली है स्टार्ट। लेकिन जैसे आपने बताया कि अल्टीमेटली चाइना ने उनका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव में रेलवे वाला प्रोजेक्ट तो नहीं माना, लेकिन कारण यही था कि अल्टीमेटली बलूचिस्तान का जो खतरा है चाइना के जो सी पैक कॉरिडोर के ऊपर भी है, क्योंकि बलूचिस्तान ने कुछ एरिया काफी अपने कब्जे में कर लिए हैं। बलूचिस्तान के फ्रीक्वेंट अटैक्स हो रहे हैं और बलूचिस्तान को तो क्लेम करता है कि हम लोग लिबरेट हो चुके हैं। और कल उन्होंने अपील भी की है कि बाहर कंट्रीज को, इंडिया को, बाकी कंट्रीज को, कि हमें पूरी तरह सपोर्ट करो। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से भी प्रेशर है पाकिस्तान को उस बॉर्डर की तरफ से, और लेकिन पख्तूनवा बॉर्डर है, तो अफगानिस्तान भी काफी पाकिस्तान से, और तीसरा ईरान जो एक वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है। दूसरा चाइना को सबसे बड़ा पाकिस्तान से इस बात पे गिला शिकवा है कि वो अमेरिका के पास आया, जो उन्होंने डिनर जो लंच डिप्लोमेसी की आसिम मुनीर ने, वो चाइना को पच नहीं रही है। तो मैं एक बीच में रोक रहा हूँ, आपने उसकी गिला जो ये तो वहाँ उसको नोबेल प्राइज की बात की, किसको मिलना चाहिए, जो बात अभी जो बताओ 5 दिन वहां पे रुकना, और जो यूएस ने एक प्रपोजल दिया था कि हम वहां पे गोल्ड माइन या दूसरा जो मिनरल्स हैं, रेयर मिनरल्स हैं बलूचिस्तान एरिया में, अभी जो वहां पे रुकना और एससीओ में पार्टिसिपेशन है, इसका क्या असर होगा यूएस का जो अभी रोल, क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री, इंडिया को टच भी नहीं कर सकता, इसका अपना एक बड़ा सिस्टम वो देख लिया उसने, लेकिन पाकिस्तान का क्या हाल होगा इधर जाने से। देखो ये मुझे पाकिस्तान
चाइना और अमेरिका में फंस चुका है। एक तरफ वो अमेरिका से एड मांगता है, एक तरफ चाइना से मांगता है। इसका मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज संभल चुके हैं, हालांकि उनकी जरूरत है इस एरिया में चाइना को सपोर्ट कर, जरूरत है कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स को पाकिस्तान को सपोर्ट करना, लेकिन वो चाइना की पाकिस्तान की नीयत को पहचान गए हैं, इसलिए अब वो पाकिस्तान को अपनी शर्तों पे मदद दे रहे हैं, ना कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को पूरी तरह मान रहे हैं। तो ये एक किस्म का स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से पाकिस्तान की भाई ये पूरा चाइना की तरफ ना जाए या पूरा अमेरिका की तरफ ना जाए, दोनों इसलिए बीच पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ ईरान लगता है, एक तरफ चाइना लगता है, एक तरफ इंडिया लगता है, और एक किस्म का सिल्क रूट का भी एक पार्ट रहा है, रशियन इन्फ्लुएंस भी है। तो इस वजह से स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए चाइना और अमेरिका, और चाइना ने काफी पैसा लगाया हुआ है उधर, तो इसलिए वो मजबूर है। जैसा मैं चाहता हूँ आज हम जो वर्चुअल मीटिंग की बात कर लें, जो आज एक वर्चुअल मीटिंग स्टार्ट हुई है ब्राजील में, आज वर्चुअल मीटिंग शुरू हो चुकी है, आज होनी है ये ब्रिक्स समिट की। तो इसका जो एजेंडा क्या रहेगा, एक तो इंडिया विल नॉट बी रिप्रेजेंटेड बट इट विल बी रिप्रेजेंटेड, इट विल नॉट बी लेड, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री इस मीटिंग में अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो इंडिया की तरफ से करेंगे अटेंड। और इसमें एजेंडा यही रहेगा कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है कैसे यूएस टैरिफ्स का जवाब दें और कैसे आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन बना के रखें, और दूसरे स्टेप्स लिए जाएंगे कि कैसे डी डॉलराइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा, सो दैट हम लोग यूएस डॉलर के ऊपर अपनी रिलायंस कम करेंगे और लोकल करेंसी में जो सेटलमेंट्स हों, और साथ में एक ऑप्शन बना रहे हैं कि कैसे एक रिजर्व कॉमन करेंसी बनाई जाए, उसके ऊपर भी डिस्कस होगी। और अनऑफिशियली रशिया ने एक करेंसी बनाई है, लेकिन अब इस पर चर्चा होगी क्या करेंसी बनाई जाए। और अभी तक जो ब्रिक्स नेशन की जो पेमेंट होती है वो क्रॉस बॉर्डर डिसेंट्रलाइज पेमेंट होती है, और इस पे चर्चा भी रहेगी कैसे रिफॉर्म्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के रिफॉर्म्स में ब्रिक्स का हाथ भी रहे, जो कि आज तक अमेरिका उसके ऊपर डोमिनेंस की थी। दूसरा रहेगा एक ग्रीन डेवलपमेंट और डिजिटलाइजेशन के ऊपर वर्ल्ड है, क्योंकि चाइना डिजिटलाइजेशन का मास्टर है, और वहां पर एक मंथ से ब्रिक्स नेशन की ट्रेनिंग चल रही है, प्लस 10 जो पार्टनर हैं ब्रिक्स के उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है। और दूसरा रहेगा और सबसे बड़ी चर्चा रहेगी, श्रोताओं आपको बताऊं कि अगले साल 2026 में भारत ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित कर रहा है, होस्ट कर रहा है। तो इंडिया विल बी होस्टिंग द 2026 समिट, और एससीओ समिट में हमारे प्रधानमंत्री ने चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग को भी न्योता भी दे दिया है उस मीटिंग का, ब्रिक्स का। और उस मीटिंग में ब्रिक्स में पुतिन भी अटेंड करेंगे उस मीटिंग को। तो इससे दिखता कि भारत एक ग्लोबल लीडर है ब्रिक्स में, जो कि अमेरिका को पच नहीं रहा है, और ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। और श्रोता बताऊं कि आपको ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एक तो रशिया, इंडिया, चाइना और ब्राजील और साउथ अफ्रीका। इसके साथ 5 और नए नेशन, यानी कि 10 नेशन है, 5 नए नेशन है, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। ये 10 नेशन है, और 10 इनके पार्टनर नेशन है, वो मेंबर नहीं है। उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे वियतनाम आता है, बोलीविया आता है, नाइजीरिया, मलेशिया, काजाख्स्तान, क्यूबा, ये कंट्रीज आती हैं। तो ये कंट्रीज की ट्रेनिंग चल रही है चाइना में डिजिटल वर्ल्ड की तरफ और ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ। तो अल्टीमेटली ब्रिक्स नेशन काफी। और अंत में एक मैं आपको बात बताऊंगा कि कल ही क्या होता है कि रशिया एक वैक्सीन तैयार करता है कैंसर की, वर्ल्ड की पहली वैक्सीन जो है वो तैयार हो जाती है। और कहां पर इसको ब्रेकिंग न्यूज कहां लगाता है, ब्रिक्स न्यूज एक ट्विटर हैंडल है ब्रिक्स न्यूज करके, वहां पर इसको बताता है दुनिया को कि हम लोगों ने ये वैक्सीन तैयार कर रही है, यानी कि इनडायरेक्ट इशारा है कि प्रायोरिटी रहेगी ब्रिक्स नेशन की इस वैक्सीन के ऊपर। हालांकि अपनी कंट्री के ऊपर उन्होंने फ्री वैक्सीन शुरू कर दी है कि हम फ्री बांटेंगे, लगाएंगे सारे, ताकि आज बढ़ती हुई समस्या को जो कैंसर की है उसके बारे में काफी प्रिवेंशन की जाए। लेकिन भारत को अभी इसकी जरूरत इसीलिए नहीं है कि भारत अपनी एक वैक्सीन तैयार कर रहा है कैंसर की, जो कि अभी ट्रायल्स होने हैं, तो इसलिए भारत को नहीं जरूरत है इसकी। तो मैं बता रहा हूं कैसे अब मेडिकल फील्ड में भी ब्रिक्स का शुमार हो चुका है। तो जैसा ये था ब्रिक्स का सम्मेलन जो आज होने वाला है। ठीक है, जो आपने बात की, देखो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर फंडामेंटल देखेंगे ना, तो इसमें भी काफी कंट्रीज हैं, 10 कंट्री तो सीधी मेंबर्स हैं, 5 से स्टार्ट किया था जो एससीओ में है। ऐसे ही
इसमें भी आपने जो कहा कुछ मेंबर ऑब्जर्वर कंट्रीज होती हैं, कुछ जो 3 किस्म के लोग अटेंड करते हैं और पहले ऑब्जर्व किया। और देखिए पहले 1996 में SCO स्टार्ट हुआ, 2001 में एडिशन हुआ और 5 कंट्री ने स्टार्ट किया, उज्बेकिस्तान आ गया और उसके बाद 2017 में जो इम्पोर्टेंट इंडिया और पाकिस्तान आ गया। कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज होती हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक जो पार्टनर्स हैं इसमें जो डायलॉग इन्वॉल्व करते हैं। तो ये जो ब्रिक्स का SCO का जो देखिए ब्रिक्स में जो आपने बात की, तो जो बैंक की बात की या दूसरी की जो डीडॉलराइजेशन की बात की, ये बहुत जरूरी है, लेकिन कदम फूंक फूंक जैसे ये डिसाइड प्राइम मिनिस्टर जाएगा, ये हमारा वर्चुअल अटेंड करेगा गवर्नर, तो हमें देखना चाहिए कि भाई यार कितनी हमें आगे बढ़ना और कितना पीछे बढ़ना और कहाँ आगे है कैसे है, क्योंकि जो डिप्लोमेसी है इंटरनेशनल रिलेशन में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं, हमें अपने उस पर देखना। देखिए हमें क्या है, अभी बड़ा रिसेंटली आपके अर्थक्वेक आया अफगानिस्तान में, सबसे पहले कौन पहुंच गया? इंडिया। और ये जो लोग हैं अफगानिस्तान के, चाहे हुकूमत तालिबान की किसकी है, लोग हमारे हमने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे खड़ा किया। और अगर POK हमारे पास हो, ये जो हमारा 1994 का जो रेजोल्यूशन है, तो उसमें फिर हम सीधा अफगानिस्तान के साथ, और POK तो लेना ही लेना है ना, ये भी बात है। जैसे हमने पिछले बार कहा था 12 तक ट्रेन चलेगी हमारी जो वंदे भारत, तो हम ये इसको मुजफ्फराबाद लेंगे और उसका बल। देखिए मैं जो आपने बात की ना इसकी CPEC चाइना का, चाइना एग्जॉस्ट हो चुका है, चाइना की एक मजबूरी थी, उसके बाद बारम पोर्ट जो अपने नेविगेशन के लिए शिप के लिए जहाँ वो मलाक्का से होके जाता है, कितनी दूर जाता है, इसलिए उसने ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव उसके तहत ही इसको भी CPEC को बनाया। लेकिन बलूचिस्तान के जो हालात हैं, जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां पे कर, मुझे नहीं लगता कि US अब जो प्रपोजल जो आइडिया उन्होंने किया था एक्सप्लोर करने के लिए, गोल्ड माइन दूसरे हैं, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि जो ये US बड़ा बैलेंस काम करता है। US ने इसको पैसा दिया, जैसे आपने कहा, जो दिया एक टाइम पे अफगानिस्तान में और रशिया का इन्फ्लुएंस दूर करने के लिए, और वहां पे जो इन्होंने एक फैक्ट्री जहादी फैक्ट्री लगाई हुई थी, वो सारा देख के US जब ये जाएगा, देखिए इंडिया को कोई फर्क क्यों पड़ेगा, क्योंकि हम ब्रिक्स में भी क्वाड में भी हैं, और ये देखिए हमारा एक, और इसके पास जो पाकिस्तान है, इसको जो आपने कहा कि ये सिर्फ मांगने वाला कटोरा लेके जाएगा, और जो ये ऑफर दे रहा है मेरा एक्सपेक्ट कर लो, मेरा जो भी आप मिनरल ले लो, रेयर ले लो, गैस ले लो, जो भी मर्जी कर लो, मुझे उधार दे दो, पहले IMF से पैसा दिलवाया या लिया इसने, लेकिन ये टूटने वाला है, वहाँ सारे टूट जाएंगी कंट्री, लेकिन ये पाकिस्तान जल्दी टूटेगा। और इसके जो देखिए आपको पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, वहाँ पे देख लो, सिंध में देख लो, बलूचिस्तान में देख लो, एक से छोटा सा पंजाब है। तो लेकिन ये जो बातें हम पाकिस्तान हमारे कंपेरेटिव, अगर हम इससे कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए और इसकी बात भी नहीं की, लेकिन मजबूरी है इस वक्त, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अफगानिस्तान के साथ, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो डॉक्टर साहब ये मैं कहूँगा कि इंडिया को जो डाइवर्स है ना, जहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको इंटरनल सॉवरेंटी और यूनिटी, देखिए जो इंसिडेंट अभी रिसेंट आदत बंद हुआ, इस किस्म में इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। डाइवर्स इंडिया है, इसको बड़ा, और खासकर कश्मीर को, वहां पे जो भी लोग हैं, हमें ज्यादा देखिए हमें बड़ा संभल के चलना पड़ेगा और बड़ी मुश्किल से बड़ा हार्ड एफर्ट्स करें, कुर्बानियां देके, जो हमारी जो भी आर्म फोर्सेज हैं, आम लोग हैं, लोग पीस चाहते हैं, हम कोई ऐसी चीज वहां पे नहीं करें, लोग जुड़ेंगे। और इंडिया को इस वक्त खासकर कश्मीर के जो लोग हैं वो पीस चाहते हैं अपराध, और शरारती तत्व जो है कहीं भी हैं, उनको थोड़ा सा ये भी एक, मैं ये बात को बढ़ाते हुए कंक्लूड करूंगा आज की कानूनी चर्चा की, जैसे आपने बताया कि ये जो कुछ हुआ अंदर का भी हमें सोचना पड़ेगा। में हुआ, स्टार्ट किया था कैसे, यूएस ने हमारे पे टैरिफ्स लगाए, जब चाइना ने अपना ट्रेड बंद कर दिया, उसके बाद कैसे
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर के जापान की, और वहां पर कैसे एक नया नया एक नेक्सस उभर के आया, नया एक यूनिटी बन गई, रशिया, चाइना, इंडिया और ईरान, चार कंट्रीज की आपस में बड़ी हो गई, और साथ में ब्राजील भी मिल गया, ब्रिक्स नेशन। तो वहां पर अमेरिका को एक काफी सेटबैक हो गया और अमेरिका को भारत के साथ वर्बल वॉर करने को मजबूर होना पड़ा, और ट्रंप को कहना पड़ा कि अमेरिका हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना। उसके बाद वर्बल वॉर स्टार्ट होती है। लेकिन अब जो आज से ब्रिक्स सम्मेलन स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बता दिया, लेकिन मैं कंक्लूड यही करूंगा कि हम लोग किसी भी सूरत पे हम लोग 8 करोड़ जो भारत के किसान हैं उनके इंटरेस्ट के फेवर में कभी रहेंगे, कभी नहीं झुकेंगे, कभी भी अमेरिका को इंडियन मार्केट में नहीं आने देंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि और नंबर 2 था कि हमारी जो एनर्जी को कोई नीड्स हैं, हम लोगों ने रशिया से तेल लेना ही लेना है क्योंकि हमें सस्ते में तेल मिल रहा है और वही तेल हम लोग आप यूज करते। तीसरा, हम लोग ब्रिक्स से दूर नहीं जा सकते क्योंकि इंडिया एक ग्लोबल लीडर है और हम लोग एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, और इंडिया शुरू से नॉन अलाइंड कंट्री रहा, वो किसी भी कंट्री के बीच में नहीं आया, लेकिन अब वो था, अब अमेरिका ने कोशिश की अपनी तरफ खींचने की, लेकिन हमारे जो पुराने फ्रेंड है रशिया, उसने हमारा जब से 47 के बाद कभी भी साथ नहीं छोड़ा। लेकिन चाइना और अमेरिका 2 ऐसी कंट्रीज हैं, हमने इनके साथ रिश्ते तो रखने हैं, लेकिन इनको हमने विश्वास में, इनकी हर बात का विश्वास नहीं करना है, और इनके साथ जैसे आपने संभल के चलना है इन 2 कंट्रीज के साथ, और रिलेशन किसी के साथ नहीं बिगाड़ने हैं, और तभी भारत जो है आने वाले वक्त में एक अपना स्टेटस मेंटेन रहेगा और मेंटेन है। मैं डॉक्टर साहब जो आपकी बातें हैं मैं इंडोर्स करता हूँ, एग्री करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बीच में डाल दूंगा कि कोई इस किस्म की बड़ा चुकन्ना रहना ही पड़ेगा। अभी पता क्या हो, क्योंकि जो हमारी इकॉनमी इंडिपेंडेंट हो रही है, हम चाइना और यूएस को बैलेंस कर रहे हैं, और जो मल्टीपोलर की बात की, हमें कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट में वार टाइप लोएस्ट, जहां जो छोटे लेवल के कॉन्फ्लिक्ट में, जहां ज्यादा लेवल के कोई वार के शेप में कोई भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। और देखते देखो छोटी सी बार हुई 4 बार। तो मैं जो आपने बात की यूएस की जो इकॉनमी है, जब यूएस का जो ब्रेन है ना, हम चाइना को भी इंक्लूड कर लेते हैं, हम न्यूट्रल बात करते हैं, और जो शशि थरूर ने बात की जो वही उसी का रेप्लिका हम भी आज कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि इतना चौकन्ना रहना चाहिए, जो हमारी एजेंसीज हैं जो भी काम कर रही हैं, कि इंटरनल डिस्टर्बेंस कोई किसी किस्म की, देखिए 3 चीजें पे हमें देखना, एक कश्मीर, एक हमारा जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इस पे, और एक जो माओइज्म है, नेक्सलिज्म जो नेक्सलाइट मूवमेंट है इंडिया में उसको, और खासकर ट्राइबल एरिया में है, ट्राइबल जो पीपल हैं उनके जो हक हैं, कैसे भी है गवर्नमेंट इंडिया को उसका, ताकि नेक्सलिज्म या माओइज्म या इस किस्म की मूवमेंट नहीं हो, और सारे लोग मेन स्ट्रीम में हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, और इंडिया का डेमोक्रेसी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसकी डोमिनेंस है। और हम जो एक इंटरनल बात भी की, वो तभी हो सकता है जो, क्योंकि जो डाइवर्स इंडिया है, इसको हर एक आदमी को मौका मिले, संविधान के मुताबिक काम करे, और जैसे बांग्लादेश, तो इस वक्त हमें इंटरनल और एक्सटर्नल, एक तो इकॉनमी अपनी इंडिपेंडेंट और उसमें कंसंट्रेट कर, ज्यादा इस वक्त हमें डिफेंस में करना, ताकि कहीं हम दोबारा इन्वॉल्व ना हो जाएं, और जो हमारे जो डिफेंस डील जो आपने कहा कि पाकिस्तान ने की चाइना के साथ, उसको भी देखना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी का विश्वास नहीं है। जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी है, जहाँ जो लोग हैं, डिप्लोमेसी है, और काफ़ी काम कर रहे हैं, और हमने देखिए कब ज्वाइन किया, जो SSCO 2017 में पहले किया है, और उसमें हो सकता है रशिया ने हमें इन्वॉल्व किया हो इसमें, और उसके साथ ही हमारा पाकिस्तान को चाइना ने किया होगा, और जो हमारी सेंट्रल एशिया की कंट्री, इनको पहले भी इन्वॉल्व किया, क्योंकि जब तक सेंट्रल एशिया कंफर्टेबल नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि ये इसी होप से हम आज आप दर्शकों से इजाज़त लेंगे, जो हमने बात की है
कि इंटरनल और एक्सटर्नल हमारी सॉवरेंटी बने रहे, और भारत एक हम कहेंगे कि जो भी है, और जो ये सारा समझ सोच के हर काम आगे हो। तो देखते हैं अभी क्या निकलता है ब्रिक्स में, और आगे जो है हम तो हर जगह हैं, और हम तो मल्टीपोलर की बात करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि जो हम यूएस से छोड़ के चाइना पे डिपेंड हो जाएं, ऐसी बात नहीं होगी। और तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।